नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडोतिया और आज मेरे साथ चर्चा में मौजूद है मध्य प्रदेश भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा साहब। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि बिल्कुल बिहार से जो कहना होगा कि सिवान के एक छोटे से गाँव से सफर शुरू हुआ बिल्कुल सिविल सर्विस में आने का, कैसे लगा कि शुरुआत से इच्छा थी कि सिविल सर्विस में आना या फिर प्रारंभिक तौर से कुछ सोच कर रखा था कहीं और जाना है? सफ़र तो अब जहाँ पे चलते हैं पहले कदम तो वहीं से शुरुआत होती है। मैं एक वहाँ पे जब मैंने प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव पे ही की और उसके बाद आगे की पढ़ाई मैंने बीएचयू में किया। बीएचयू के बाद समान तौर पर जब आप एक बड़े मंच पर बड़े संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नई चुनौतियाँ, नए लोगों से मिलना होता है, नई परिस्थितियों को समझने का बेहतर मौका मिलता है और उसके बाद धीरे धीरे आपका करियर भी एक नए सांचे में ढलने लगता है। तो एक पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे एक तैयारी शुरू की। हम लोग एक बड़ा एक प्रतिभागियों का, एक हमारे मित्रों का एक अच्छा समूह था जो तैयारी करते थे। धीरे धीरे हम लोग फिर सिविल सर्विस की तरफ आगे बढ़े और इसमें अंततः सफलता मिली। तो सफलता की पहली चरण जहाँ पे आप हों, अगर वहाँ से आप गंभीरता से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें तो निश्चित तौर पे आप पहुँचते हैं। और हाँ, शुरुआत में जब आप होते हैं तब शायद जब आप प्रारंभिक पढ़ रहे होते हैं तब उतना आपको आइडिया नहीं रहता, उतना आप नहीं सोच पाते कि कहाँ तक पहुँचना है। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक अच्छे बड़े मंच पर पहुँचते हैं, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा परिवेश मिलता है, तब फिर आपके जो सपने होते हैं, आप जो सोचते हैं, आप परिस्थितियों से सीखते हैं, तो उससे बाद फिर आप आपकी एक परिकल्पना मूर्त रूप लेने। सर, टाट पट्टी पर बोरे पर बैठ के पढ़ाई करना है गांव के अंदर, सरकारी स्कूल से पढ़ाई करना, उसके बाद में निकल के आना, यार किसी के लिए संभव नहीं होता। बिल्कुल लगता है कि मोटिवेशन पीछे, इसके पीछे दोस्त यार तो थे ही, लेकिन कुछ और मोटिवेट करने वाले लोग रहे हो जो जिसके पीछे, जिसकी वजह से आपको लोगों की प्रेरणा मिली और आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मायने नहीं रखता जितना उसके शिक्षक मायने रखते हैं। शिक्षक अगर बेहतर हो तो वो बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। कई बार आज भी देखेंगे देश के तमाम छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लेकिन वहाँ पे विद्यार्थी जो हैं वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करते हैं। वहाँ शिक्षकों का अच्छा समूह है, एक अच्छा इंटरेक्शन है, काफ़ी अच्छे उन्होंने विद्यार्थियों को एक अच्छे सांचे में ढाला है। तो मुझे लगता है कि भौतिक संसाधन को प्राथमिकता में काफ़ी नीचे आते हैं। बेहतर होता है कि उस शिक्षक कौन से हैं, वो कितनी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पर डिगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ एक कैसा परिवेश उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परिवेश अगर सकारात्मक हो, शिक्षक आपके पूरी तरह समर्पित हों, शिक्षक का मेहनती हों, तो वहाँ जो भी विद्यार्थी, किसी भी विद्यालय की बात है, वहाँ पर निश्चित तौर पे विद्यार्थी बेहतर करते हैं और सकारात्मक। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, निश्चित तौर पर सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई की तो बिल्कुल समझ आते हैं कि सामान्य एक परिवार है, बिल्कुल वहाँ से निकल गए। लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो माताएं, भाई अभी बिल्कुल, और परिवार से काफ़ी ज़्यादा लगाव है जो सुनने में आता है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि गाँव में साल में 1-2 बार आपका जाना भी होता है। और जब आप कमिश्नर बने थे पूरे गाँव ने जश्न मनाया था इस बात का कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले पुलिस कमिश्नर जो है हरिनारायण चारी मिश्रा साहब बनने वाले हैं। हाँ, वहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश मेरी कर्म भूमि है, उस तरह वहाँ पे वो जन्मभूमि है। तो लोगों से जुड़े रहना चाहिए। जो लोग भी आपके एक जीवन के सफ़र में विभिन्न अलग अलग पावदानों पर जिनसे होकर आप मिलते हैं, जिनसे इस सफ़र में जो लोग कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे रहते हैं, तो उन्हें हर व्यक्ति का एक अहमियत होती है, एक महत्व होता है। और हमें ऐसा नहीं कि जब हम एक सफ़र तय करके हम आगे बढ़ जाएं तो उन लोगों को भूल जाएं। तो एक सामान्य तौर पे सभी लोग संपर्क में रहते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं। तो इस कारण कोई घटना या जो भी चीज़, आज हम जानते हैं कि आजकल एक ग्लोबल विलेज है और मीडिया के, सोशल मीडिया के कारण चीज़ें बड़ी एक छोटे स्वरूप में हो गई, यानी कि जहाँ से छोटी से छोटी घटनाएँ भी अब लगभग रियल टाइम हर जगह पहुँचती हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग आपसे जुड़े हैं, आपको जानते हैं, तो उन्हें आपकी सफलता असफलता दोनों से बिल्कुल सर गर्व की अनुभूति होती है कि अगर अपने बीच का आदमी अगर इतना ऊंचाई पर पहुंचे तो निश्चित तौर पर लगता है। सर, पढ़ाई के अलावा क्या शौक थे बचपन से बिल्कुल एकदम आपको कि स्पोर्ट्स में या किसी और उसमें शौक रहा हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहा हो? उसके अलावा बहुत सारे जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, ख़ासतौर पर बहुत सारे खेल कूद के बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में आप भाग लेते हैं। बाकी स्कूल क्विज में अगर आप देखेंगे तो लिखने की काफ़ी वहाँ पे कॉम्पिटिशन होते थे, बहुत सारे एक्सटेम्पोर होते थे, एलोक्यूशन होते थे, क्विज होते थे। तो एक
धीरे धीरे आप इन चीज़ों में भाग लेते हैं तो उससे भी एक आपको एक पढ़ाई में साहित्य एक अभिरुचि, स्वाभाविक अभिरुचि पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक सफ़र का एक हिस्सा था। और आगे जब संस्थानों में, बेहतर इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बेहतर संस्थानों में जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो प्रारंभिक खासतौर पे जो माहौल होता है, शैक्षिक माहौल होता है, जो सीखे होते हैं, वो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। सर बीएचयू वैसे तो देश के नामी संस्थानों में बिल्कुल समारोह पर, लेकिन कॉलेज का माहौल, कॉलेज के दोस्त यार याद आते होंगे बिल्कुल, किस्से कुछ यादगार अगर किस्से हो या मेमोरी हो जुड़ी जो दर्शकों को बताना चाहें आप? नहीं, वहाँ पर एक बड़ी सशक्त मित्रों की टीम थी। उसमें से बहुत सारे लोग मीडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे संस्थाओं में हैं। और साथ ही साथ संस्थाओं में लगता है कि खास तौर पे जब एक बड़े मंच पर आप जाते हैं तो वहाँ पे चुनौतियों का स्वरूप व्यापक होता है। वहाँ पर आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है। उस संस्थान में जो परिवेश होता है आपको प्रभावित करता है। शिक्षकों का जो माहौल है, शिक्षकों का खास तौर पे एक जो उनका नेतृत्व होता है, उनका मार्गदर्शन होता है, वो भी हमें प्रभावित करती है। तो इन सब चीज़ों से कह सकते हैं कि जो बीएचयू का जो एक माहौल कह सकते हैं, बड़ा एक सकारात्मक माहौल था और उसने लगातार एक बेहतर ढंग से और सकारात्मक ढंग से बनने में मदद की और लगातार प्रोत्साहित किया उसको। सर आमतौर पर देखा जाता है कि नौकरी मिल जाए, किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए तो फिर दोबारा प्रयास शायद लोग कम करते हैं। आपने यूपीएससी दी, रेलवे सर्विस में आप रहे सबसे पहले, उसके बाद में फिर लगा नहीं कि रेलवे सर्विस में आगे बढ़ा, कि क्यों ऐसी इच्छा थी कि आगे यूपीएससी आईपीएस बनना है बिल्कुल, या मन में ठान के रखा था कि नहीं कुछ करना है तो एक माध्यम यही हो सकता है आईपीएस का? मुझे लगता है कि सकारात्मक तरीके से अगर तैयारी करें और मेहनत करें तो सफलता धीरे धीरे आपको मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। अब हो सकता है आप जहाँ सोच रहे हो वहाँ ना पहुँचें, लेकिन आप जहाँ पहुँचेंगे वहाँ बेहतर करेंगे, एक बड़े प्रोस्पेक्ट में, एक बड़े दृष्टिकोण के साथ करेंगे, ये लगभग चीज़ें तय होती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो संयोग से मुझे कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जब पढ़ रहा था एमए के दौरान मेरा एक परीक्षा में हो गया था, मैं उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में मेरा पहले चयन एमए के दौरान ही हो गया था। तो मैंने उसके बाद फिर आगे मैंने फिर एक बार परीक्षा दी तो मेरा रेलवे ट्रैफिक में हो गया, फिर आगे इधर हो गया। तो धीरे धीरे आप जब उस परीक्षा को समझ जाते हैं, परीक्षा को आप खास तौर पे अगर कोई परीक्षार्थी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे ढंग से पढ़ाई कर ले, चीज़ों को गहराई से समझे, उसको देखे, तो फिर उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि जो भी परीक्षा का स्तर है, जो भी परीक्षा की गुणवत्ता है, वो लगभग स्नातक परास्नातक स्तर की होती है। लेकिन अगर हम अपने पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से पढ़ें, अगर हमने अच्छे ढंग से उसके नोट्स बनाए हैं, अगर अपने एक मित्रों के समूह में अच्छे ढंग से उस पर चर्चा की है, खुद बनाया, तो मुझे लगता है कि उसमें मौलिकता ज़्यादा होती है। बाज़ार में बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे मार्गदर्शन के लिए अलग अलग संस्थाएं उपलब्ध हैं, कोचिंग्स उपलब्ध हैं, लेकिन अगर हम खुद मेहनत करें तो उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। हालांकि ये व्यक्तिगत इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन संयोग से मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी और बहुत आसानी के साथ मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे जो उन्होंने किया तो उससे एक अच्छी शुरू में एक अच्छे उसके परिणाम। किसी भी प्रयोग परीक्षा के लिए मतलब खुद की मेहनत सबसे ज़्यादा मायने है। आपको जरूरी नहीं कि मुखर्जी नगर में या दिल्ली में जाकर आप कोचिंग करें, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप खुद एक बड़ा, मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है ये। अगर हम शुरू से, यानी कि हम अगर ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं तब तो थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार चीज़ों को समेट करके प्रस्तुत करने में वक्त लगता है या खुद समझने में वक्त लगता है। लेकिन अगर आप जैसे कि आपके पास एक बेहतर आप समझ है, शुरू में ही अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, थोड़ा जल्दी से आप इन चीज़ों पर सोचना शुरू कर दिए हैं, तो एक गंभीरता एक पढ़ाई में उस स्तर तक रहती है। जो कि बहुत सारे जो सिलेबस हैं उसमें 80-90% सिलेबस लगभग समकक्ष होता है, समरूप होता है, वही होता है जो आपको आगे पढ़ना होता है। तो उसमें अगर परीक्षा के पढ़ाई के दौरान उन चीज़ों को आप ठीक से दोहराते रहें, उन चीज़ों का ठीक ढंग से आप अध्ययन करें, उन पर मनन करें, उन पर नोट्स बनाएं, तो चीज़ें और मजबूत, उसमें पुख्ता तैयारी होती जाती है। और फिर इसके बाद जब आप लिखते हैं तो मौलिकता के साथ लिखते हैं। किसी भी संस्थान में या कोचिंग में एक ही नोट सबको दिए जाते हैं तो आपको एक ढांचा तो पता चलता है, लेकिन अगर अच्छा करना हो तो खुद की मेहनत से तैयार किए गए जो कुछ तैयारियां होती हैं, जो उसकी तैयारी का जो स्तर होता है, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रभावी होता है। तो उसका एक मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन की अच्छा, उसमें एक अच्छा शैक्षिक माहौल मिला, एक अच्छा शैक्षणिक परिवेश मिला, जिसका एक फ़ायदा निश्चित तौर पर। सर एक बड़ा सहयोग आपके साथ में जुड़ा हुआ, इसको सहयोग कहें या कहें कि आपको शायद जिम्मेदारी
जो भी अफसरों ने दी हो या जो लगता है कि भरोसे के अफसर है आप, इसीलिए शायद हो सकता है आप शायद मध्य प्रदेश में उन चुनिंदा ऑफिसरों में समान है जो मध्य प्रदेश के चारों बड़े शहरों की कमान संभाल चुके हैं, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। अभी कमिश्नर है। पहली पोस्टिंग आपकी इंदौर के अंदर बतौर टीआई थी और बतौर पुलिस कप्तान भी आप बाहर है। ये मैं संयुक्त है कि लगा बिल्कुल कि होता है एक्साइटमेंट अंदर की जब रहा शुरुआती तौर का कैरियर, उसके बाद इनकी कमानों पर चारों बड़े शहर जो पहले अगर हम देखेंगे तो पहली मैंने अपनी यात्रा शुरू की बालाघाट से शुरू की। बालाघाट में मैं रहा और 2 साल से ज़्यादा मैं रहा वहाँ पे हम जानते हैं कि नक्सल समस्या है और वहाँ पे काफ़ी एक अच्छा अनुभव रहा पुलिसिंग का। वहाँ पे पास एक ज़्यादा संख्या में आपके पास पुलिस बल उपलब्ध रहता है, समस्याओं को, चुनौतियों को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। तो वहाँ का अनुभव से फिर मुझे खंडवा में काफ़ी समय रहने का मौका मिला। खंडवा में भी रहा, फिर मुझे बाकी अन्य शहरों में जिनका आपने जिक्र किया वहाँ पर भी अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग दायित्वों के अंतर्गत मुझे काम करने का मौका मिला। तो यह एक सफ़र के दौरान आकस्मिक तौर पे आपको मिलते हैं। जिम्मेदारी कोई भी बड़ी या छोटी नहीं होती। जो जिम्मेदारी मिले उसे हमें गंभीरता से करना चाहिए, उसे सजगता से करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप जो भी वर्तमान जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम ठीक ढंग से उसका निर्वहन करते हैं तो वह जिम्मेदारी आने वाले किसी और जिम्मेदारी या दूसरी जो दायित्व दिए जा सकते हैं उसकी एक नींव होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी जिम्मेदारी बड़ी या छोटी नहीं होती है। खासतौर पे हमें जो जिम्मेदारी दी जाए उसका हमें पूरी अपनी क्षमता के साथ उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। सर वो भरोसे की बात होती है ना कि ये अगर फलां अफसर को काम दिया तो कम से कम भरोसे पर खरा उतरेंगे पूरी तरीके से। आप आईजी इंदौर थे जिस समय पुलिस कमिश्नर आपको बनाया गया था और लग रहा था कि कोई नया चेहरा आएगा या नहीं आएगा, पर लेकिन रेस में आपका नाम आ गया था और आप भी बने वहाँ पर। तो कहना होगा भरोसा कम से कम है, पता है कि अगर हरिनारायण चारी मिश्रा साहब है तो काम कर लेंगे, पूरा स्थितियाँ संभाल लेंगे, यही वजह एक शायद। आप बड़े शहरों में अगर आप देखते हैं तो बड़े शहरों की चुनौतियाँ थोड़ी सी भिन्न होती हैं, उनका कलेवर थोड़ा व्यापक होता है। अब बड़े शहरों में अगर देखते हैं तो वहाँ पे कानून व्यवस्था की जो चुनौतियाँ होती हैं, वहाँ पे अपराधों की जो चुनौतियाँ होती हैं वो दूसरे शहरों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। उसमें तत्क्षण आप कितनी पुलिस तत्परता से उसमें रिएक्ट करती है, उसमें कार्रवाई करती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक बेहतर सकारात्मक वहाँ एक माहौल हो, पुलिस लगातार लोगों तक सजगता से पहुँचे, लोग पुलिस तक बेझिझक आएँ। साथ ही साथ जो तमाम जो चुनौतियां प्रत्येक दिन आती हैं जो पुलिस के सामने, चूँकि चुनौतियों को पहले से नहीं बांध सकते, चुनौतियों का एक ढांचा है लेकिन चुनौतियों का स्वरूप तत्काल बदलता रहता है। जैसे कि भोपाल में अगर देखेंगे तो भोपाल में खासतौर पर यहाँ पर कानून व्यवस्था संबंधी लॉ एंड ऑर्डर का जो बहुत सारे जो जुलूस होते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी, ये यहाँ पे एक पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है। दूसरा, अपराधों की संख्या यहाँ कम है लेकिन अपराधों की जो संवेदनशीलता है वो काफ़ी पुलिस को गंभीरता से लेती है। इसी तरह दूसरे हर शहर की अपनी अपराधों की एक अलग तासीर है, एक अलग प्रकृति है, तो आपको तत्काल उस प्रकृति को समझना होगा। पहले हम देखेंगे तो जब अंग्रेज़ों ने खासतौर पे जब उन्होंने ब्रिटिश काल में हर ज़िले का एक गजेटियर तैयार किया था और गजेटियर में उस ज़िले की तमाम सांस्कृतिक, उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जब हम किसी नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ की एक आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना चाहिए, उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तब हम वहाँ की समस्याओं को समझ सकते हैं, उन समस्याओं की तह में जा कर के समझ सकते हैं और उनके बेहतर निदान की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक है कि समस्याओं की तह में समझे, जनता से एक बेहतर संवाद रखे, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे, कानून व्यवस्था के प्रति जीरो टॉलरेंस पर काम करे और साथ ही साथ जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं उनके अनुरूप अपने को ढालते रहे। सर अब तक क्या लगा पूरे करियर में कि कोई चुनौतीपूर्ण ऐसा कोई केस जो आपको लगा कि ये चैलेंजिंग था, उसको लगाओ कि बड़ा एक टफ काम है बिल्कुल इस केस को सुलझाना, ऐसा कोई याद रखा कोई किस्सा? ऐसे केसेज की एक बड़ी श्रृंखला है। एक केसेज क्या, हर जब आप केस में आते हैं, हर जब आप नई कैपेसिटी में, नए उत्तरदायित्व में आते हैं तो वो उत्तरदायित्व देखने को हमें बाहर से आकर्षक लगता है कि एक हम इस जिम्मेदारी पे आ गए, लेकिन उतनी ही चुनौतियों के साथ हो आता है। जब भी कोई दायित्व आता है तो आपके कंधों पर नई चुनौतियां आपके समक्ष लेकर के आता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग दायित्व आए हैं और इसमें मुझे लगता है कि उन जब चीज़ों से आप गुजरते हैं तो शुरू में इन दायित्वों के साथ जब उसका आप निराकरण कर देते हैं तो आपको एक बड़ी सुखद अनुभूति भी होती है। उसमें हर पोस्टिंग की कुछ अलग अलग उसमें इस तरह की स्मृतियाँ हैं। और हम जिक्र करें, एक काफ़ी चर्चित केस था जैसे कि आपने पूछा है, तो खंडवा का एक बड़ा चर्चित केस था जिसमें कि
एक व्यक्ति की 7 साल पूर्व गुमशुदगी हुई थी। वो एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर थे, फॉरेस्ट के एक सीनियर अफसर थे। तो उसमें उस अधिकारी की जब जांच हुई तो लगभग 7 साल पुराना केस था और उसमें कुछ भी स्पष्ट उसमें जानकारी नहीं मिल पा रही थी। बाद में जब पूछताछ के 7 साल बाद हम लोगों ने विवेचना शुरू की, क्योंकि पूर्व में उसमें अलग अलग कई टीमें 7-8 टीमें गठित हो चुकी थी और कई माननीय न्यायालय के निर्देश पर कई अलग अलग टीमों ने उसमें काम किया था, उसमें हैबियस कॉर्पस भी लगा था। तो उसके बाद जब नए तथ्य नहीं थे और उन तथ्यों के आधार पर ही, क्योंकि केस काफ़ी पेचीदा टाइप का था, पुलिस ने काम किया। तो 7 सालों बाद हमें याद है कि एक व्यक्ति के उसमें जो भी तथ्य मिले उसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन अंततः जो पुलिस निष्कर्ष पे पहुंची तो वहाँ पे जो हाईवे बन गया था नेशनल हाईवे के नीचे से 21 फीट नीचे से खुदाई करके पुलिस ने उस व्यक्ति के कंकाल को निकाला। इसकी हत्या हो गई थी और उसमें 5 लोगों को चिन्हित किया जो कि आरोपी थे और उन 5 लोगों को चिन्हित करके फिर उसमें पुलिस ने 7 साल बाद वो ट्रायल चलाया और उसमें 5 लोगों का जीवन कारावास हुई जो भी जेल में है। तो इसमें एक लंबे समय बाद जबकि सभी लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी, हालांकि उस केस में तो कोई शिकायतकर्ता भी नहीं था, चूँकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका था। पुलिस ने अपने आप स्वप्रेरणा से ही उस केस को आगे बढ़ाया। तो उस केस के अब इस तरह के बहुत सारे केसेस अलग अलग समय में आते हैं, लेकिन शुरू में आपको चुनौतियाँ भी आती हैं, बहुत सारे आपके सामने ऐसे बिंदु आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि आप उस केस में आगे कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें उतार चढ़ाव मानसिक द्वंद्व भी चलता है। लेकिन अंततः जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको एक ऐसे मामले से सुखद स्मृति के रूप में आपके जहन में दिमाग में कैद हो जाते हैं और एक बड़ा पूरी टीम को एक सकारात्मक प्रेरणा मिलती है कि खासतौर पे अगर हम लगे रहें, लगातार कड़ियों को जोड़ते रहें तो बड़ा से बड़े केस में भी हमें सफलता जरूर मिले। सर, पुलिस कमिश्नर प्रणाली मतलब पुलिस के अंदर कई सारे रिफॉर्म हुए, मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की गई थी। आपने तो दोनों सिस्टम में काम किया, कमिश्नर प्रणाली के अंदर आप खुद कमिश्नर है, चीफ इस समय देखा जाए, उससे पहले आईजी एसपी के पुलिस के कप्तान रहे हैं। लगता है कि जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से सफल हुआ, क्योंकि पुलिस को ताकत देने की बात की जा रही थी पुलिस अधिकारियों को कि कई ऐसे डिसीजन है जो आप IAS SDM का इंतजार कर रहे हैं और SP लेवल का अधिकारी अगर खड़ा हुआ है फिर भी पता कि आएगा अधिकारी तब बोलना, जुडिशियल जो पावर होती है। लगा है कि उसका नतीजा सकारात्मक कुछ नतीजा सामने निकल कर आ रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर सकारात्मक रिजल्ट आया है। अगर आप 22 और 23 के आंकड़ों को देखेंगे तो हत्या जैसे मामलों में 43% की कमी थी, 307 जैसे मामलों में 35% की कमी थी। अगर 23 और 24 का देखेंगे तो 23 और 24 में छेड़छाड़ के मामलों में 31% की कमी है। उसी तरह महिला संबंधी बाकी अपराधों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में कमी है। कुछ अगर हम देखें कि किसी भी शहर के अगर हम विकास की एक सामान्य प्रकृति को देखें तो जनसंख्या का कुछ न कुछ उसमें विस्तार होता है, जनसंख्या की एक वृद्धि दर होती है। उस अनुपात में अगर हम कुछ न भी करें, अगर थोड़ी सी उस अनुपात में अपराध बढ़े भी तो एक स्वाभाविक उसे दर माना जाएगा कि एक सामान्य स्थिति है। लेकिन बजाय इसके कि अपराध जनसंख्या बढ़ने के बजाय बढ़े, लगातार घटने लगे, तो ये माना जाएगा कि पुलिस की प्रभावशीलता बढ़ी है। और अगर हम देखेंगे तो कुछ एकाध हेड्स को छोड़ करके, वाहन चोरी और एकाध हेड्स में हल्की सी वृद्धि है, उसको छोड़ दें तो बाकी अधिकांश मामलों में ऐसे गंभीर मामलों में कमी आई है। और अगर कोई भी गंभीर घटना भी हुई है तो पुलिस ने उसमें लगभग 24 घंटे के अंदर उसे डिटेक्ट भी कर लिया है। सर, क्योंकि क्या है कि जब ताकत आती है तो जिम्मेदारी के साथ में लोगों की जवाबदेही ज़्यादा बढ़ती है। आपने देखा होगा कमिश्नर प्रणाली को लेकर जब शुरुआत थी और अभी तक ही कई बार होता है कि कोई घटना हुई तो खबर छपती है बिल्कुल कमिश्नर प्रणाली को धत्ता बताते हुए चोरों ने ये किया। जब ऐसी हेडलाइन पढ़ते हम लोग भी कई बार ब्रेक करते हैं इसी तरीके से, तो क्या मन में लगता है? बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई व्यवस्था है तो प्रणाली कोई खड़ी है या आगे बढ़ रही है तो उसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए, बजाय कि किसी व्यक्ति का कोई छोटा सा कोई स्वरूप हो, जैसे कि किसी आरक्षक ने किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया कहीं, तो वो पुलिस उसमें कार्रवाई करती है, वो एक पुलिस उसे एक व्यवस्था में बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ करके देखना हर छोटी से छोटी घटना को कि इस प्रणाली में इसके कारण ये हो गया, जैसे किसी मोहनलाल ने कुछ कर दिया किसी व्यक्ति में, तो अब मोहनलाल को ना करके सीधे उस तरफ से करना, उसमें किसी प्रणाली पर ही सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। हर जगह कोई भी व्यवस्था जो होती है, किसी व्यवस्था में जो जुड़े लोग होते हैं वो भी उसी सामाजिक उस समाज के ही हिस्सा होते हैं और अच्छे और बुरे लोग पूरे व्यवस्था में हर जगह, जिस तरह समाज में है किसी भी जगह वही अनुपात है। लेकिन कोशिश होती है जब इस तरह की व्यवस्था आती है कि बेहतर ढंग से काम करे, और इतने अल्प समय में इस प्रणाली में काफ़ी बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं।
ख़ासतौर पे जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं, उसमें व्यक्ति की जिम्मेदारी भी उसमें तय की गई है। जो गंभीर मामले हैं, गंभीर मामलों में आप देखेंगे, मैंने जिक्र किया, अधिकांश मामलों में कमी भी लगातार आ रही है। तो यह प्रणाली एक काफ़ी तेज़ी से सफल हो रही है। इसके हमें अधिकांश जो सकारात्मक पहलू हैं उन पर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम करते हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था में कहीं इक्का दुक्का कहीं से किसी से अगर चूक होती है या उस विकास के दौर में अगर लगता है कि कहीं कोई चीज़ छूट रहा है, तो बजाय उसको हम सवाल खड़ा करके पूरी प्रणाली पर सवाल करें, मुझे लगता है कि न्यायोचित नहीं है। यह प्रणाली बहुत प्रभावी है। आपने देखा होगा पूरे देश के स्तर पर अगर हम बात करें, आपने 50 शहरों में देखा होगा धीरे धीरे कुछ वर्षों में कि परंपरागत प्रणाली से इस प्रणाली की तरफ व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। और लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि इसको रिवर्स करके दूसरी प्रणाली की तरफ हम परंपरागत प्रणाली की तरफ जाएं। रिवर्स कभी नहीं हुई होगी। और कोई भी व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए, उसकी एकमात्र कसौटी ये होनी चाहिए कि आम व्यक्ति जो कि इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो इससे किस तरह प्रभावित होता है। अगर वो सकारात्मक ढंग से प्रभावित हो रहा है, अगर सकारात्मक ढंग से फ़ायदे हैं, तो इस व्यवस्था कोई भी चलनी चाहिए। और अगर नहीं प्रभावित हो रहा है तो सोचना चाहिए। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि इस प्रणाली से लगातार अपराधों पर अंकुश लगाने में एक सकारात्मक सफलता मिली। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा, वो दर्शकों के लिए जो आपको सुनेंगे देखेंगे, उन बच्चों के लिए जो करियर बनाना चाहते हैं यूपीएससी के माध्यम से, क्या उनके लिए संदेश ऐसा कि सफलता उनको मिले? क्योंकि आप तो 2-2, 3-3 बार क्रैक करके आ चुके हैं। यूपीपीएससी की बात हो, 2 बार सेंट्रल में पीएससी की, यूपीएससी की बात हो, क्रैक किया। तो कुछ मैसेज, क्योंकि आपने बताया कोचिंग अकेली जरूरी नहीं होती, पर लेकिन क्या होना चाहिए एक विद्यार्थी के नाते कि उस सीढ़ी को, उस पायदान को जरूर चढ़ सके या पा सके उसको? इस पावदान के लिए आवश्यक है कि हम पहले इच्छा शक्ति के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ उस लक्ष्य को पहले तय करें और उसमें पूरी तरह से अपने को उस लक्ष्य को पाने के लिए झोंक दें। खासतौर पे आप मान के चलें कि आप एक उस परीक्षा का जो तैयार है, आप तपस्वी की भांति जीवन जिए, पूरी तरह से डेडिकेटेड, पूरी तरह से समर्पित। अगर हम बहुत सारा जैसे सोशल मीडिया, बहुत सारा जो सामाजिक विचलन और बहुत सारे ऊहापोह से गुजरेंगे, तो चुनौतियां हैं, उतनी चुनौतियां हैं जो हमें रोक सकती हैं। तो अगर हम पूरी तरह से उस पर डेडिकेटेड होकर के, पूरी तरह से समर्पित होकर के अगर हम कोई भी लक्ष्य, जीवन में जरूरी नहीं है कि आप सिविल सेवा, अगर किसी भी तरह से जब निर्माण का समय होता है, जब आप निर्माण का दौर चल रहा होता है, उस दौरान आपको पूरी तरह से फोकस होकर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिचरण नारायण मिश्रा जी। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मोटिवेट बात आपने की। और निश्चित तौर पर कहना होगा कि मध्य प्रदेश के जो 4 बड़े शहरों की कमान तो आपने संभाली है, पर लेकिन एक विश्वसनीयता जो आपके साथ में जुड़ी हुई है, लोगों की हो, पत्रकारों की हम तो जानते हैं, रोज मिलते जुलते हैं, बिल्कुल देखते हैं, और जनता की जो छवि है पुलिस की, कम से कम कि लोग आके जो बदलने वाली है कि इमेज की बात कही जाती है कि लोग आएँ और भरोसे के साथ में कि हाँ मिले किसी से काम पूरा हो, वो विश्वसनीयता बिल्कुल आपके साथ में हमेशा झलकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। तो प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़ 24।